हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, हम इस पे संपूर्ण हिंदी साहित्य की क्लास देख रहे थे, जिसमें से हमने पहले 7 पार्ट करवा दिए हैं। हम उसमें हिंदी साहित्य के रासो साहित्य तक देख चुके हैं। रासो साहित्य तक हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य या फिर बौद्ध साहित्य के बारे में, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और आपको बता दें ये क्लास जो है टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, यूपी पी सबके लिए है। ठीक, कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए ये मतलब कि ना हो क्लास। ठीक है, कोई भी अगर आप हिंदी की क्लास, हिंदी अगर आपके उसमें पूछी जाती है तो ऊंचे लेवल से लेकर के निचले लेवल तक हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तभी आपके लिए बेटर होगी। और एक चीज़ और बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि हिंदी संपूर्ण हिंदी पढ़ने के लिए, तो वो हम उस पर दूसरे चैनल पर हम अपने पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है क्या, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। उसका नीचे लिंक हो जाएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जा करके आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं, जिसमें हम अभी वर्ण पढ़ा चुके हैं, वर्णमाला हम पढ़ा चुके हैं, अब शब्द की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने तत्सम तद्भव देशा विदेशा सब पढ़ लिया है। ठीक, तो जाकर के आप उसमें पढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम लास्ट में दोबारा से बता देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या था ये अपना सिद्ध सामंत, सिद्ध साहित्य। ठीक, सिद्ध साहित्य जिसको हम बौद्ध साहित्य के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आप जानते होंगे, ठीक है, कि बौद्ध धर्म जो था दोस्तों, वो 2 भागों में बटा था। ठीक, बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, जिसका नाम था एक हीनयान और एक महायान। ठीक, आपको पता है कि बौद्ध की स्थापना किसने की, गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध जी ने ना। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा किया गया था। फिर उन ये बाद में क्या हुआ, 2 भागों में बढ़ गया, एक हीनयान हो गए और एक महायान हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि महायान जो है दोस्तों, वो भी 2 भागों में बढ़ गया। कितने भागों में, महायान भी 2 भागों में बढ़ गया, एक सहजयान और एक वज्रयान। सहजयान जो सरल तरीके से मतलब इसके नियम कानून सरल थे। वज्रयान, वज्र मतलब क्या, तो कठोर, थोड़ा सा कठोरता वाले। ठीक है, तो जो ये वज्रयान वाले, वज्रयान शाखा के जो कवि थे दोस्तों, जो उपासक थे, ठीक है, इसी से ये साहित्य बना है। ठीक दोस्तों, कौन सा साहित्य, सिद्ध साहित्य, इसी से बना है। ठीक, तो क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये हमने समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया है। ठीक, जिससे आप लोगों को आसानी समझ जाए। पहला क्या है कि सीधा बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, हीनयान, महायान। फिर महायान 2 भागों में बढ़ गया, जिसमें एक सहजयान था और एक वज्रयान। तो जो वज्रयान शाखा के जो कवि थे दोस्तों, उनके द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार किया जाने लगा, तो उसे ही हम किसके नाम से जाने लगे हैं, सिद्ध साहित्य के नाम से। तो चलिए परिभाषा हम देख सकते हैं, परिभाषा खुद ही समझ में आ गई होगी कि आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा, ठीक है, देखिए महायान शाखा ना, के वज्रयानी कवियों द्वारा, तो वज्रयान ना, महायान शाखा के वज्रयानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए साहित्य, जनभाषा, जनभाषा क्या होती है, जो लोगों को समझ में आए। ठीक है, जन मतलब लोगों की भाषा, मतलब जो उनकी बोली है। ठीक, उनके जिसको जिस तरह समझाया जा सके उस तरीके से, ठीक, जन भाषा में लिखा गया, उससे उस साहित्य को हम क्या, किस नाम से जानते हैं, सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इसके हम समय काल की बात कर लें, ठीक है, सिद्ध साहित्य के समय काल की बात कर लें दोस्तों, तो ये 8वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी के बीच रहा है। ठीक, 8वीं से 10वीं तक शताब्दी के बीच रहा है। ठीक, अब देखिए इसके प्रमुख केंद्र कौन से थे, तो प्रमुख केंद्र अगर पूछ लिया जाए तो श्री पर्वत बता देना। ठीक, अगर एक ही ऑप्शन होता, श्री पर्वत क्या है, मेन है। उसके अलावा अर्बुद पर्वत तक्षशिला में थे, नालंदा में थे, कुछ असम में और बिहार में भी कुछ कुछ मात्रा में ये पाए गए थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सिद्ध साहित्य कहाँ कहाँ, ठीक है, श्री पर्वत ये सबसे मेन है। ठीक है, अब देखिए इनको किसका संरक्षण प्राप्त था, तो आपको पता होना चाहिए ये जो सिद्ध थे दोस्तों, इनको पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था। किसका, पाल वंश का, धर्मपाल आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, किस वंश का, पाल वंश का संरक्षण इन्हें प्राप्त था। मतलब ये पाल वंश के जो शासक थे, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। ठीक है, अब देखिए बाद में क्या हुआ, आपको पता है कि मुस्लिम आक्रमण बहुत ज़्यादा हुए, जिनसे परेशान होकर जो सिद्ध थे दोस्तों, वो नेपाल चले गए। नेपाल, भूटान, तिब्बत, है ना। देखिए तिब्बत में क्या है, पूरा पूरा बौद्ध धर्म था दोस्तों। ठीक है, नेपाल में बहुत लोग प्रभावित हैं, भूटान में प्रभावित, तो ये यही कारण था कि पहले अपने यहाँ थे, है ना, यहाँ से जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा दमन किया इनका, मतलब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। इसकी वजह से ये सब मतलब कि उनसे भाग गए, परेशान होकर इनसे भाग गए थे। कहाँ, दूसरे देश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, है ना, आदि देश पहुंच गए थे। ठीक, अब देखिए मेन क्या चीज़ बचता है कि इनके बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया। देखिए आपको पता है कि जो राहुल संक्रात्यान है दोस्तों, उन्होंने 84 सिद्ध माने हैं, मगर उनसे पहले भी कोई इनके बारे में पता लगाया था। वो कौन थे, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सिद्ध के बारे में, यानी सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना
वर्ण रत्नाकर, क्या नाम था उसका, वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी में मैथिली ग्रंथ से प्राप्त। किस भाषा में लिखी गई थी, मैथिली भाषा में, ठीक। तो वर्ण रत्नाकर में सबसे पहले सिद्धों के बारे में जानकारी मिलती है, किसके द्वारा लिखी गई है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इन्हीं इसमें भी आपको 84 सिद्ध मिल जाएंगे। इन्होंने बताया 84 सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है, ठीक है। अब वही बात करते हैं कि सिद्धों की रचनाओं के बारे में। सबसे पहले इनकी रचनाओं किसने खोजी हैं, तो देखिए सिद्धों की रचनाओं की खोज सबसे पहले हरिप्रसाद शास्त्री ने, कहाँ, कौन से, हरिप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से तथा उनकी वाणियों का संकलन किया है। देखिए ये नेपाल गए, वहाँ पे जो उनकी वाणियाँ थी, उनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं थी, उनका संकलन किया और 1917 में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से बांग्ला भाषा में इसको प्रकाशित कर दिया, ठीक। किस नाम से, बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से इनकी जो रचनाएं थी, किसकी, सिद्धों की, किसने, हरिप्रसाद शास्त्री ने, मतलब कि बांग्ला भाषा में इनका अवतरण कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई, ठीक। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिद्धों के बारे में विस्तृत जानकारी सबसे पहले किसने दी, तो अगर विस्तृत की बात करते हैं तो किसने, राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी जो इनकी रचना थी किसमें, हिंदी काव्य धारा में 1935 में दी थी। देखिए विस्तृत जानकारी पूछेगा तो राहुल सांस्कृत्यायन, अगर सबसे पहले पूछ लेगा कौन हो जाएंगे, ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी, ठीक। कौन, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, किसमें, तो वर्ण रत्नाकर नामक रचना में, ठीक है। किस भाषा में थी, मैथिली ग्रंथ था, ठीक। और सबसे मतलब कि विस्तृत जानकारी तो राहुल सांस्कृत्यायन ने। अब देखिए जो राहुल सांस्कृत्यायन है ना, राहुल सांकृत्यायन है दोस्तों, इन्होंने सिद्ध साहित्य का आरंभ सरहपा के काल से माना, मतलब सरहपा से माना है, ठीक है। और ये मानते हैं कि सिद्ध जो साहित्य है उसका जो शुरुआत हुई है वो सरहपा से हुई है। किससे, सरहपा से हुई, मतलब 84 सिद्धों में सरहपा क्या है, इन्हीं से इसकी शुरुआत मानी गई है। और इनका समय लगभग कितना माना है, 769 ईस्वी के लगभग माना है। किसने माना, राहुल सांस्कृत्यायन ने। ये कथन किसका है, राहुल सांस्कृत्यायन ने ही सिद्ध साहित्य का आरंभ जो है सरहपा से माना, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है कि सरहपा को राहुल सांस्कृत्यायन का मानते हैं, हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, और यही इसी पे ज़्यादातर लोग मतलब सहमत भी रखते हैं, ठीक है। हमने आदिकाल में बताया था कि किसके अनुसार कौन प्रथम कवि है, जैसे, ठीक है। तो उसके बारे में हमने पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर केवल हम सरहपा की बात कर रहे हैं, सिद्ध साहित्य की बात कर रहे हैं, तो राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ठीक। अब देखिए राहुल सांस्कृत्यायन ने कितने, 84 सिद्धों की संख्या कितनी मानी, 84, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे 84 हैं, ठीक है, पूरे के पूरे 84 हैं, जिनके हम नाम देखते हैं, जैसे लुइपा या फिर लुहिपा बोलते हैं, लोल्लभ हो गए, विरूपा हो गए, डोम्भिपा हो गए, सबरिपा हो गए, सरहपा हो गए, है ना, कंकालिपा हो गए, मीनपा हो गए, गोरक्षपा हो गए, है ना, चौरंगीपा हो गए, वीणपा हो गए, और शांतिपा हो गए, है ना, तंतपी हो गए, और चमरिपा हो गए, खंडपा हो गए, नागार्जुन हो गए, कराहपा हो गए, कर्णरिया हो गए, ठीक है। देखिए ये नाम बहुत ज़्यादा हैं, इनको आप लोग लिख लेना, अगर लिखना चाहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, ठीक है, बस थोड़ा सा याद कर लेना, हाँ। जैसे थगनलपा हो गए, नारोपा हो गए, और सालिपा हो गए, तिलोपा हो गए, छत्रपा हो गए, भद्रपा हो गए, है ना, दुखंदीपा हो गए, अजोगीपा हो गए, कालपा, ठीक, घोमपिया, कंकड़पा, और कमरिपा, डेम्पिया, भदेपा, है ना, तंगेपा, कुकुरीपा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और कुशलिपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतपा, है ना, भलापा, और नालिपा, और भुकुसपा, इंद्रभूति, मेकुपा, है ना, और कुड़लिया, कमरिपा, जालंधरपा, ठीक है, राहुलपा, धर्मदीपा, धोकरिया, मिदनिया, है ना, पंकजपा, घटापा, जोगीपा, चेलुकपा, कुंडरिया, है ना, और लुचिकपा, निर्गुणपा, और जयानंत, चरपटिया, है ना, चरपटिया, इनको नाम चरपटिया था, चरपटिया टिपा कहते हैं ना, चंपकपा नहीं, ठीक है, भिखनपा, और भलिपा, कुमरिया, और जबरिया, है ना, मणिभद्रा, ये देखिए लेडीज थी ना, और मेखला, ये भी लेडीज हैं, कनकपा, है ना, कलकल्पा, और कंतलिया, धौलिपा, उधलिपा, और कपा लपा, है ना, किलपा, सागरपा, सर्व भक्षपा ना, और नागो बोधिपा, और दारिकपा, और पुतलिपा, पनहपा, कुकलिपा, और अंगपा, लक्ष्मी करा, ये भी लेडीज थी ना, समुद्रपा, और भलिपा। देखिए ये हो गया आपके 84 सिद्ध। इनके नाम रखने का आपको जरा सी भी आवश्यकता नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और याद रखेंगे, इनको याद रख लेंगे कि देखिए 5 सिद्ध कितने सिद्ध,
5 सिद्ध जो नाथ और सिद्ध दोनों में गिने गए, ठीक है। मतलब 5 ऐसे लोग थे जो नाथ में भी आते थे और सिद्ध में भी आते थे। वैसे इनका मेन उच्चारण नाथ किसमें नाथ में होगा, ठीक। जब नाथ हम पढ़ेंगे, ठीक, तो ये ऐसे 5 थे जो कि नाथ में भी गिने आते थे और सिद्ध में। कौन कौन से? मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, क्या नाम था? मत्स्येंद्र नाथ, और जालंधरपा, और चरपटनाथ, नागार्जुन और गोरखनाथ, ठीक है। ये गोरख और गोरक्ष, गोरक्ष मतलब गाय की रक्षा करने वाला, ठीक, गोरक्ष नाथ, ठीक। तो ये इन्हीं के देखिए योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक, इन्हीं संप्रदाय से, मतलब इनकी जो गोरखपुर में, ठीक है, मंदिर है बहुत बड़ी है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये 5 है जो कि सिद्ध और नाथ दोनों साहित्य में गिने आते हैं, ठीक है। अब देखिए 84 सिद्धों में 4 महिला सिद्ध भी थी। कौन कौन सी? लक्ष्मीकरा, है ना, मणिभद्रा और कनकलापा और मेखलापा, ठीक। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, ठीक, इनको हमने बताया है, ठीक, उसी 84 में मिल जाएंगे। तो ये 4 महिलाएं भी थी सिद्ध में, ठीक है। अब देखिए उलट बासियों का आरंभिक रूप सबसे पहले सिद्ध साहित्य से प्राप्त होता है। उलट बासियां क्या होती है? आपने देखा होगा कि कबीरदास उलट बाणी बोलते थे कि कबीरदास की वाणी है ना, बरसे कंबल भीगे पानी। देखिए कंबल बरसा रहे हैं और पानी भिगा रहे हैं ना, तो ये उलट बासी वाली, मतलब उल्टी सीधी बातों वाली चीज़ें कहाँ से आरंभ हुई थी? सबसे पहले तो सिद्ध साहित्य से आरंभ हुई, जिसे कबीर ने भी अपनाया था, ठीक। कबीर हो गए और कई सारे थे जो इन्होंने इस चीज़ को अपनाया था, इस विकासधारा को अपनाया था, ठीक है। जो उल्टी चीज़ें बात करने वाली उलट बासियाँ, ठीक है, उनको बोलते हैं। अब देखिए मुनिदत्त थे और अद्वैय वज्र थे। इन्होंने कहा कि सिद्धों की भाषा क्या है? संध्या भाषा है। संध्या मतलब क्या? जैसे संध्या के समय में कुछ दिखता कुछ नहीं दिखता, इसी तरह से इनकी भाषा थी जो कि कुछ समझ में आती थी और कुछ समझ में नहीं आती थी। तो मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने बोला था, ठीक। तो ये कथन याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है हरिप्रसाद शास्त्री ने क्या बोला? इनकी भाषा को आलो आंधारी कहा। क्या दोस्तों? आलो आंधारी कहा, ठीक है। अब देखिए इनके अगर विकास का क्रम हम देखते हैं किस प्रकार से इनका क्रम है, ठीक है, मुख्यतः 5 का। तो ये क्रम आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या है? सिद्धों का कालक्रम कैसा है? पहले सरहपा आए, फिर उसके बाद लुइपा है, लुइपा के बाद सप्रपा है, सप्रपा के बाद कन्हपा, फिर डोम्बिपा, है ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए सरहपा के शिष्य कौन थे? सप्रपा थे। एक चीज याद रखेंगे, सरहपा के शिष्य कौन थे? सप्रपा थे। और सप्रपा के शिष्य कौन थे? लुइपा थे। कालक्रम के अनुसार ये होगा। और अगर शिष्य के अनुसार हम तीनों देखते हैं तो पहले सरहपा आएंगे, ठीक, कौन हो जाएंगे? सरहपा होंगे, फिर उसके बाद सप्रपा होंगे। क्या होंगे? सप्रपा होंगे, फिर उसके बाद लुइपा होंगे, ठीक। तो ये भी याद रख लेंगे, ठीक। तो ये आपका कालक्रम के अनुसार एक सही ठीक है लगा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ जो मेन है दोस्तों 4-5 उनके बारे में देख लेते हैं और फिर इसके बाद हमारा ये सिद्ध साहित्य समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या कि राहुल संस्कृतायन इनका काल। देखिए सरहपा के बारे में पहले देखते हैं जो मेन है, ठीक। इसके राहुल संस्कृतायन इनका काल कितना माना है? 769 ईस्वी। क्या? 769 ईस्वी। और राहुल संस्कृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना। ये हमने पहले बता दिया कि हिंदी का प्रथम कवि राहुल संस्कृतायन के अनुसार कौन है? सरहपा है, ठीक है। और देखिए सरहपा सिद्ध के सबसे पुराने कवि होने के कारण इन्हें आदि सिद्ध भी कहा था। आदि मतलब क्या था? सबसे पुराने, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, ये आप लोगों को पता होगा कि इन्हें आदि सिद्ध के नाम से जानते हैं क्योंकि सबसे पुराने थे, ठीक है। अब देखिए बच्चन सिंह ने इनके बारे में क्या कहा? बच्चन सिंह ने सरहपा के बारे में क्या कहा कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। तो याद रख लेंगे ये किसका कथन है? बच्चन सिंह का, ठीक। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन क्या है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग हमें कहां दिखाई देता है? सरहपा में दिखाई देता है, ठीक है। और सरहपा किसके समकालीन थे दोस्तों? धर्मपाल, पाल वंश के शासक कौन थे? धर्मपाल के समकालीन थे, ठीक। और देखिए इनका मूल नाम क्या था? राहुल भद्र इनका मूल नाम था। किसका? सरहपा का नाम जो मेन नाम था दोस्तों राहुल भद्र था। और इनके बहुत सारे नाम मिलते हैं, बहुत सारे नाम, ठीक है। इनको सरोज वज्र, है ना, सरोरूह वज्र, पदम वज्र, सरोज भद्र, बहुत सारे नाम से सरहपाद, है ना, और सरहपा, बहुत सारे नाम से इनको जाना जाता है। विभिन्न नामों से इनका नाम इन्हें हम पहचानते हैं, ठीक। तो ये भी याद रख लेंगे। चलिए अब देखिए इनके द्वारा लिखे गए कुल 32 ग्रंथ माने जाते हैं दोस्तों। कितने? 32 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें कौन सा प्रमुख है? दोहा कोश। तो इसे हम याद रख लेंगे, दोहा कोश इन्हीं का है, ठीक है। किसका है? सरहपा का। अब बता दें दोहा कोश में दोस्तों सरहपा और तिल्लोपा और कण्हपा के दोहे संग्रहित हैं दोस्तों। इनमें 3 लोगों के दोहे संग्रहित हैं, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा चीज क्या है दोस्तों? दोहा कोश का संपादन किस कवि ने किया है? किसने संपादन किया है? तो याद रख लेंगे डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागजी ने। किसने? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागजी ने दोस्तों इसका क्या किया? संपादन किया। किसका? दोहा कोश का। किसके द्वारा लिखा गया था? सरहपा के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य बन जाएगा। अब देखिए राहुल संस्कृतायन का कहते हैं कि ये
हरिभद्र नामक बौद्ध दार्शनिक के शिष्य थे। किसने कहा यह कथन? राहुल संस्कृतायन ने। किसके लिए दोस्तों? सरहपा के लिए। सरहपा किसके शिष्य थे? तो हरिभद्र नामक बौद्ध दार्शनिक के। ठीक है, राहुल संस्कृतायन ने इनके बारे में ये बताया है। और इनके शिष्य का नाम क्या था? सबरपा। किसके शिष्य का? सरपाहा के शिष्य का नाम क्या था? सबरपा। तो चलिए सबरपा के बारे में देखते हैं। अब देखिए सबरपा का जो काल था वो 780 ईस्वी मानते हैं। कितना? 780 ईस्वी। और मानते हैं इनका जन्म कहाँ? क्षत्रिय वंश में हुआ था। और इनके गुरु हमने पहले बता दिया कौन है? सरपहा है दोस्तों। ये भी किसके समकालीन है? तो धर्मपाल के समकालीन है। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा सकता कि कौन से जो सिद्ध थे दोस्तों? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है शायद अब। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे हैं तो कौन? सबरपा। ठीक, सबरपा जो थे दोस्तों ये धर्मपाल के समकालीन थे और यही विक्रमशिला का क्या थे? प्रधानाचार्य भी थे दोस्तों। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं रचना की दोस्तों। तो चर्यापद, क्या चर्यापद इंपॉर्टेंट है? चर्यापद इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। देखिए इसमें आचरण संबंधी बातें बताई गई हैं, जैन धर्म से आचरण संबंधी बातें बताई गई हैं। और 106 पद है इसमें और दोहा छंद है इसमें। क्या है? दोहा छंद और मुक्तक रचना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझिएगा कि चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। क्या? सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। अगर पूछेंगे चर्यापद कैसी रचना है तो आचरण संबंधी। क्या? आचरण संबंधी। दूसरी इनकी बात करते हैं महामुद्रा वज्र गीत है ना। तो ये कैसी रचना है? तो साधनात्मक रचना। क्वेश्चन पूछेंगे साधनात्मक रचना तो बता देना कौन सा है? महामुद्रा वज्र गीत। और एक है इनकी रचना वज्र योगिनी साधना दोस्तों। ठीक है, तो देख लिया आपने सरहपा के बारे में, फिर सबरपा के बारे में। अब देखते हैं लुइपा। ठीक है, अब देखिए लुइपा के बारे में देखते हैं। तो इनका समय में क्या है? मतभेद है। क्या समय में मतभेद है दोस्तों? 773 ईस्वी कौन कौन मानता है? राहुल संस्कृतायन और आचार्य रामचंद्र सूर। और यही क्या है? मेन है। ठीक, यही क्या है? सबसे सेटिस्फाई है दोस्तों। ठीक, इस पर सबसे ज्यादा कभी विचार करते हैं। ठीक है, और दूसरे पूछ लिया हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या माना गया? तो 830 ईस्वी। क्या? 830 ईस्वी। चलिए अब देखिए इनके गुरु का नाम क्या था? तो सबरपा था। क्या नाम था इनके गुरु का? नाम सबरपा था। हमने बताया एक क्रम से लगे हुए थे। ठीक है, और 84 सिद्धों में लुइपा को प्रथम स्थान, इनका मतलब सबसे ऊंचा स्थान था। याद ये देख सकते हैं कि 84 सिद्धों में लुइपा को स्थान प्रथम था। लुइपा का स्थान क्या था? प्रथम था। ये कर लेंगे। ठीक है, और देखिए इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था और ये भी धर्मपाल के समकालीन थे। किसके? धर्मपाल के समकालीन। कौन थे दोस्तों? तो लुइपा भी धर्मपाल के समकालीन थे। धर्मपाल क्या थे? राजा थे पाल वंश के। ठीक, और लुइपा शिष्य किसके थे? सबरपा के। ठीक, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए सिद्ध कवियों में सबसे बड़े रहस्यवादी कवि माने जाते कौन? लुइपा। क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कवियों में सबसे बड़े रहस्यवादी कवि कौन थे? तो लुइपा दोस्तों। कौन थे? लुइपा। और देखिए डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार दोस्तों एक स्टेटमेंट याद रखना इनके बारे में कि साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का। ये किसके अनुसार है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था कि साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में से सबसे अच्छा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान, सबसे प्रथम स्थान किसका है? तो लुइपा का है। ठीक है, अब देखिए इतने ज़्यादा ये दोस्तों साधना के मामले में प्रसिद्ध थे कि लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा, जो उड़ीसा के स्वयं राजा थे, राजा दारिकपा, और उनके शिष्य क्या नाम था? डेंगीपा दोस्तों, इनके शिष्य बन गए थे दोस्तों। क्या? जो वहाँ के उड़ीसा के राजा थे और राजा के जो मंत्री थे वो दोनों इनके शिष्य बन गए थे इनसे प्रभावित होकर के। तो आप खुद सोच सकते हैं कितने ज़्यादा ये प्रभावशाली रहे होंगे। ठीक, अब इनकी कण्हपा की अपनी रचना जो है चर्या विनिश्चय है। ठीक है, देखिए जो कण्हपा जी की जो रचना है चर्या विनिश्चय है ना, चर्या विनिश्चय है, जिसमें लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना है। तो देखिए किसने माना है? तो कण्हपा ने किसको माना है? लुइपा को प्रथम आचार्य माना। किसका? सहज धर्म का। किस रचना में? तो चर्या विनिश्चय में। ठीक, अब देखिए इनकी रचना कौन सी? तो लुइपा द गीतिका। ठीक है, जिसमें 240 पद हैं। तो ये देखिए उन्हीं संबंधित उनका नाम खुद ही लिखा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कण्हपा। तो कण्हपा के यहाँ दोस्तों इनकी अगर हम डेट की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तो 810 विक्रम संवत ये कौन मानता है? राम कुमार वर्मा। मगर 820 ईस्वी ये राहुल संस्कृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है, और इसे ही हम प्रभावशाली मानते हैं, इसे ही हम सही मानते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इनका मूल नाम था, इनका क्या नाम मूल था? तो कण्हपा इनका मूल नाम था। किसका दोस्तों? कण्हपा का क्या नाम था? कण्हपा। ठीक है, एक चीज बता दें कि इन्हें कृष्णपा भी कहते थे क्योंकि ये थोड़ा सा क्या थे? काले थे। तो इन्हें कृष्ण जैसा, कृष्ण मतलब क्या होता है? कालापन, है ना, थोड़ा सा सांवला, तो कृष्णपा के नाम से भी जाने जाते थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में। क्या?
कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और देखिए कण्हपा जो थे बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। ठीक है, देखिए जन्म कर्नाटक में हुआ मगर ये रहते कहाँ थे, तो बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे, जहां जालंधरपा को दोस्तों इन्होंने अपना गुरु बनाया था। तो गुरु कौन हो गए, जालंधरपा। ठीक, तो याद रख लेंगे किसके, कण्हपा के गुरु कौन थे, जालंधरपा दोस्तों। तो ये चीज याद रख लेंगे। और देखिए कुल रचनाएं की बात करते हैं इनकी, तो 74 रचनाएं किसने बताई है, डॉक्टर नगेंद्र ने बोला कि इनकी 74 रचनाएं हैं, मगर राहुल संस्कृत्यायन ने इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी, 32। और यही क्या है दोस्तों, 32 ही क्या है, मेन सही है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए काव्य कला की दृष्टि से कण्हपा सबसे श्रेष्ठ कवि थे। अगर पूछ ले काव्य कला की दृष्टि से कौन सबसे श्रेष्ठ कवि थे, तो आपको कण्हपा बता देना, क्या, कण्हपा। और इनकी रचनाएं कौन सी हैं, तो चर्या चर्या विनिश्चय एक मेन रचना है, इसको याद रख लेंगे, चर्या चर्या विनिश्चय, जिसमें 355 छंद हैं, और एक है कण्हपाद गीतिका। देखिए इनमें खुद ही इनका नाम आ गया, तो ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, और देखिए सिद्धों में सर्वाधिक रचनाएं इन्हीं के द्वारा की गई। ठीक है, सिद्धों में सर्वाधिक रचनाएं इन्हीं के द्वारा की गई हैं, ये भी याद रखना। और ये भी किसके, महाराजा देवपाल के समकालीन थे, किसके, महाराजा देवपाल के समकालीन थे। और देखिए राहुल संस्कृत्यायन इनके बारे में क्या कहा है कि कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये राहुल संस्कृत्यायन का कथन है दोस्तों, किसके लिए, कण्हपा के लिए, कि पांडित्य और कवित्व में क्या थे, वो बेजोड़ थे दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं एक डोम्बिपा या फिर डोम्भिपा, कोई भी कह सकते हैं, इनका नाम दोनों नाम इन्हीं के हैं। ठीक, डोम्बिपा या फिर डोम्भिपा 840 ईस्वी मानते हैं इनका। और देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ, मगध के क्षत्रिय वंश में। कहाँ, मगध के क्षत्रिय वंश में। और इनके गुरु कौन से थे, वीरापा थे। कौन थे, वीरापा दोस्तों। और इनकी कुल रचनाएं कितनी मानी थी, 21। कितनी रचनाएं, 21 रचनाएं इनकी कुल रचनाएं मानी जाती। क्या है रचनाएं, तो डोम्बी गीतिका है ना, अक्षर द्विकोपदेश है, और योगचर्या है। क्या दोस्तों, अक्षर द्विकोपदेश और योगचर्या किसकी है, तो ये याद रखेंगे किसकी है, डोम्बिपा की। वहीं अगर कुकुरिपा की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी जो डेट है दोस्तों, विक्रम संवत 897 मानते हैं। इनके गुरु कौन थे, चरपटिया। क्या दोस्तों, चरपटिया इनके गुरु थे। इनकी 16 रचनाएं थी कुल, और जो वर्तमान में एक भी उपलब्ध नहीं है दोस्तों। क्या, वर्तमान में दोस्तों एक भी उपलब्ध रचना नहीं है जिससे हम इसको बता सके कि हाँ इनकी ये रचनाएं थी दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज बता दें आपको दोस्तों कि ये हो गया हमारा सिद्ध साहित्य। ठीक है, सिद्ध साहित्य होगा। अब हम राज साहित्य के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम, ठीक है, धीरे धीरे करके इसको हम समाप्त करने वाले हैं। इसके पहले हम बता दें दोस्तों कि हमारा चैनल है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कैसे आप करना है, हम बता दें। उस पर हम संपूर्ण हिंदी चला रहे हैं, तो किस प्रकार से आपको करना है। देखिए इस तरीके से आपको अपने यूट्यूब चैनल खोल लेना है, और यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे जाकर के आप सर्च करेंगे ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। ठीक है, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल इस तरह आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, जैसे ही आप ये सर्च करते हैं तो आपके पास ऐसा खुल जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको पहले आपको ये रेड होगा, इसको व्हाइट कर देना, और इससे भी क्या करना है, प्रेस कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। उसके बाद आप यहीं पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो जैसे क्लिक करते हैं ये देखिए आपका चैनल खुल गया। ठीक है, ये ज्ञान एजुकेशन आरबीएल खुल गया। अब देखिए कहाँ पे जाना है आपको संपूर्ण हिंदी पढ़ने के लिए, तो आपको बता दें, ये सर आएंगे, देखिए वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है, होम का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे आएंगे तीसरे नंबर पे ये प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पे जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, ये देखिए ये प्ले लिस्ट आपको खुली मिल जाएंगी। संपूर्ण हिंदी न्यू बैच, हिंदी साहित्य, उत्तर प्रदेश स्पेशल हिंदी, और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। तो आपको कहाँ जाना है, अगर संपूर्ण हिंदी पढ़नी दोस्तों, तो इस पर आना है। ठीक है, संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम 2021। अभी देखिए 10 वीडियो हैं लेटेस्ट में, ये बढ़ते जा रहे हैं तुरंत, मतलब दिन ब दिन ये बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए वर्णमाला का है, पूरा वर्णमाला हमने कितने पार्ट में पढ़ाया दोस्तों, 6 पार्ट में। देखिए ये पूरा वर्णमाला पढ़ा दिया। ठीक, 6 पार्ट में हमने पूरा वर्णमाला पढ़ा दिया है। और देखिए फिर हमने शब्द की भी शुरुआत कर दी, और 4 वीडियो शब्द के हम डाल चुके हैं। तो शब्द भी बहुत ही जल्द हम समाप्त करने वाले हैं। हम बहुत ही डीपली लेकर के चल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे पेट का आ जाए, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, कुछ भी हो दोस्तों। ठीक है, यूपी एसआई से लेकर के लेखपाल तक, है ना, तो किसी भी विषय में छूटने वाला कुछ नहीं है। और उसके अलावा देखिए हिंदी साहित्य के भी 10 ये पार्ट हमने बनाए थे, छोटे छोटे हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान आपको मिलने वाला है। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल के वीडियो यहाँ पर संग्रहित हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर अगर आप पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो 100-150 क्वेश्चन की एक हमने महामैराथन क्लास बनाई थी, और 1 घंटे से कम में, आप खुद सोचिए 1 घंटे से कम में 150 क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिए थे। तो जाइए देखिए, और दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।